नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत की यात्रा पर जर्मनी के चांसलर। भारत और जर्मनी के संबंधों में आया नया मोड़। जर्मनी ने दिया भारत को विशेष दर्जा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर सरकार की तैयारी जोरों पर। गुजरात में हुआ था जन्म। दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए मशहूर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यूएसए चुनाव में चाइल्डलेस और चाइल्ड फ्री पर बहस। कमला हैरिस को लेकर बनाया जाता है मजाक। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। आइए शुरू करें। आई एम चाइल्ड फ्री नॉट चाइल्डलेस, ये स्टेटमेंट यूएसए की वर्तमान उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस का है। यूएसए में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। चुनावों के मौके पर यूएसए की सो कॉल्ड लिबरल और हाईली एडवांस सोसाइटी का रियल फेस सामने आता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर की जा रही छीटाकशी समाज में गहरे तक बैठी दकियानूसी सोच को दिखाती है। कमला हैरिस को चाइल्ड फ्री होने का दंभ इसलिए भरना पड़ा क्योंकि रिपब्लिक पार्टी के सपोर्टर्स उन्हें चाइल्डलेस कैट लेडी कहकर चिढ़ाते हैं। इस बहस में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि चाइल्ड फ्री और चाइल्डलेस के बीच में क्या फर्क है। चाइल्डलेस उन लोगों के लिए कहा जाता है जो चाहते हैं कि उनको बायोलॉजिकल बच्चे हों, लेकिन वे ऐसा शारीरिक कारणों से नहीं कर सकते। मतलब ये कि इच्छा है लेकिन किसी वजह से संभव नहीं। वहीं चाइल्ड फ्री शब्द उन लोगों के लिए है जो अपनी इच्छा से बच्चे नहीं चाहते। इस शब्द में कोई मजबूरी शामिल नहीं है। मतलब व्यक्ति ने अपनी मर्जी से बच्चे न करना चुना है। यहां पर एजेंसी व्यक्ति के पास है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समाज चाइल्डलेस लोगों के प्रति दया और सहानुभूति रखता है, लेकिन चाइल्ड फ्री लोगों को स्वार्थी समझता है। समाज के हिसाब से ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं। मतलब अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने बच्चे न पैदा करना चुना। चाइल्ड फ्री बहस को समर्थन देने वाले लोग एक बड़ा सही सवाल खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि जो लोग माता पिता बनना चुनते हैं उनके रीजंस क्या हैं। अक्सर लोग अपने जीवन को मकसद, सहारा और बुढ़ापे में सहूलियत देने के लिए बच्चों को चाहते हैं। कई लोग बच्चों पर अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद भी थोप देते हैं। तो क्या ऐसी उम्मीदें स्वार्थी नहीं हैं? फिर बच्चे पैदा करना नैतिक और स्वार्थ रहित फैसला कैसे हुआ? इस मामले में कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जब अंत में हर इंसान को दुख का सामना करना पड़ता है तो इंसानों का बच्चे पैदा करना एक तरह से अनैतिक है। हालांकि इस बहस में कोई भी विचारधारा पूरी तरह से सटीक नहीं लगती, लेकिन एक सभ्य समाज के तौर पर हमें लोगों की चुनने की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए। माता पिता बनना या नहीं बनना लोगों का नितांत निजी फैसला है। उसे लेकर उस पर सवाल खड़े करना या माखौल बनाना समाज के तौर पर हमें बहुत छोटा बनाता है। जब यह मजाक किसी देश की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार महिला को लेकर किया जाए तो समाज के तौर पर हमें खुद से यह सवाल पूछना ही चाहिए कि आखिर महिलाओं को बराबरी पर आने के लिए कौन सा पद हासिल करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है। दरअसल अगले साल 2025 में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जानी है। इसके लिए सरकार 2 सालों 2024 से 2026 तक सेलिब्रेशंस करेगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। उनका जन्म गुजरात के नादियाड में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर रहे थे। उन्हें बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि से नवाजा गया। उन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि साल 1931 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन को खास तौर पर गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाई करने के लिए बुलाया गया था। वे संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। देश की स्वतंत्रता के बाद बंटवारे से उपजी चुनौतियों में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। शरणार्थी समस्या, रियासतों का एकीकरण और ऑल इंडिया सर्विसेज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रियासतों के एकीकरण में उनकी सूझबूझ और कम्युनिकेशन स्किल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की उपाधि दी। उन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सरदार पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर कई काम किए गए, जैसे देश में उनकी जयंती को राष्ट्रीय
राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये पहल 2014 से ही शुरू हुई है। ऐसे ही 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। गुजरात के केवड़िया में स्थित यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्ज इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। इस मौके पर उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। वे भारत मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच होने वाली 7वीं इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस में हिस्सा लेने आए हैं। इस दौरान रणनीतिक द्विपक्षीय वार्ता समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस यात्रा को भारत और जर्मनी के संबंधों में साइटनवेंडे का नाम दे रहे हैं। साइटनवेंडे का मतलब है एक नया मोड़। इस दौरान 18वां एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री ने जर्मन कंपनी से भारत में निवेश करने के लिए कहा है। साथ ही जर्मनी ने भारत को सैन्य उपकरण खरीदने के लिए विशेष दर्जा दिया है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। यह विशेष दर्जा जर्मन कंपनीज को भारत के लिए रक्षा उपकरण बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। जर्मन सरकार ने भारत के सैन्य उपकरणों की बिक्री को प्राथमिकता देने के मकसद से एक फोकस पेपर जारी किया। भारतीय सेना द्वारा जर्मनी से किए गए अनुरोधों को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी। हालांकि पहले भी लगभग 95% भारतीय अनुरोधों को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसमें समय लगता था। अब विशेष दर्जा मिलने के कारण यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इस साल की शुरुआत में ही जर्मनी ने भारत को सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरतों को भी सरल किया है। इसके तहत जर्मनी ने भारत को छोटे हथियारों के लाइसेंस भी प्रदान किए हैं। आपको बता दें कि जर्मनी सेंट्रल यूरोप में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड स्थित हैं। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी जर्मनी की उत्तरी सीमा बनाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतों में 50% वृद्धि को मंजूरी दी है। इनमें अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। यह निर्णय नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA द्वारा लिया गया। सरकार के मुताबिक उसने दवाओं की कीमत में वृद्धि सार्वजनिक हित के लिए किया है। साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के चलते लिया गया यह निर्णय है। NPPA रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आता है। यह संस्था भारत में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे जरूरी दवाएं सस्ती और उपलब्ध बनी रहें। लेकिन हाल के समय में उत्पादन की लागत और कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन दवाओं को पुराने नियंत्रित मूल्य पर बनाने में मुश्किल का सामना कर रही थी। इसके चलते कुछ कंपनीज ने उत्पादन बंद करने तक की बात कही थी, जिससे इन जरूरी दवाओं की कमी हो सकती थी। इसी स्थिति से बचने के लिए NPPA ने कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि हर साल 1 अप्रैल को NPPA पिछले साल के थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर दवाओं की कीमतों की समीक्षा और बदलाव करता है। DPCO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत NPPA का अधिकार है कि वो जरूरी और गैर जरूरी दवाओं की कीमतों पर नजर रखे। अगर कोई कंपनी तय सीमा से अधिक मूल्य पर दवाएं बेचती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है और अतिरिक्त वसूली भी की जाती है। दवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 और ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत उत्पादन, परीक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग और वितरण के लिए निर्माण मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई निर्माता इन मानकों का उल्लंघन करता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास कार्रवाई करने का अधिकार है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ब्लैक बॉक्स।
हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसके दो भाग होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। अपने नाम के बावजूद ब्लैक बॉक्स आमतौर पर चमकीले नारंगी रंग के होते हैं, जिससे दुर्घटना के बाद इसका पता लगाना आसान हो सके। FDR गति, ऊंचाई और दिशा जैसे महत्वपूर्ण उड़ान मापदंडों को रिकॉर्ड करता है। वहीं CVR पायलट की बातचीत, इंजन की आवाज और अलार्म सहित कॉकपिट में आवाजें रिकॉर्ड करता है। इन उपकरणों का प्राथमिक मकसद जांचकर्ताओं को यह समझने में सहायता करना है कि दुर्घटना की स्थिति में उड़ान के दौरान हुआ क्या था, साथ ही आवश्यक डेटा मुहैया कराना जो तकनीकी समस्याओं या मानवीय त्रुटियों को प्रकट कर सकता है। ब्लैक बॉक्स उच्च तापमान, गहरे पानी जैसी चरम स्थितियों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है हर बच्चे तक पहुंचने का एक वैश्विक मिशन। इस दिन को मनाने की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल ने 1988 में की थी और इसे WHO तथा यूनिसेफ जैसे संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य पोलियो मुक्त दुनिया बनाने के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत को WHO ने 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 2011 में सामने आया था। तब से भारत ने टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लगातार काम किया है ताकि पोलियो का खतरा पूरी तरह से खत्म हो सके। दिल्ली सरकार ने हाल ही में PM श्री योजना को अपनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। PM श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना को सितंबर 2022 में मंजूरी मिली थी और यह केंद्र द्वारा समर्थित एक योजना है। इसके तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि ये बाकी स्कूलों के लिए एक उदाहरण बन सके। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बनाई गई है और समग्र शिक्षा योजना का हिस्सा है। PM श्री योजना को 2022-23 से लेकर 2026-27 तक के 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है, जिसमें स्कूलों के बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता शिक्षा और छात्रों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका में हाल ही में ई कोलाई संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ई कोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है जो अक्सर दूषित भोजन और पानी में पाया जाता है। साथ ही यह मनुष्यों और जानवरों की आंतों में भी मौजूद होता है। WHO के अनुसार ई कोलाई का एक खास स्ट्रेन शीगा नाम का टॉक्सिन बनाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ई कोलाई संक्रमण के सामान्य लक्षणों में बुखार, दस्त और उल्टी आदि शामिल हैं। भारत में भी ई कोलाई संक्रमण आमतौर पर देखा जाता है, खासकर गर्मियों और बरसात के दिनों में। पिछले साल भारत में इस संक्रमण के 500 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार आर्टिफिशियल तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बच्चे को जन्म दिया है। वहां कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। यह भारत में इस तकनीक का पहला सफल प्रयास है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। इस तकनीक का प्रशिक्षण भारतीय वैज्ञानिकों ने अबू धाबी से प्राप्त किया था। वर्तमान में जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल आबादी 173 है, जिसमें से 128 पक्षी जंगल में रह रहे हैं और 45 को प्रजनन केंद्रों में रखा गया है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और राजस्थान के अलावा कम संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है, जो पहले 10 लाख रुपए थी। इसकी घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किफायती ऋण प्रदान करना है ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं: शिशु, किशोर और तरुण। इन तीनों श्रेणियों में ऋण राशि अलग अलग होती है, जो उद्यमियों की जरूरतों के आधार पर दी जाती है। यह ऋण मुख्य रूप से प्रोसेसिंग, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 24 मार्च, 28 जुलाई या फिर 1 दिसंबर। और दूसरा सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है भारत, USA, चीन या फिर थाईलैंड में।
आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन चार्टर के मुताबिक सभी सदस्य देशों को सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, रोम घोषणा संबंधित है कृषि में जल संकट से, जल प्रदूषण से, ई वेस्ट प्रबंधन से या फिर ब्रिक्स देशों से। सही जवाब है कृषि में जल संकट से, यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।